हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। आज मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। कल की जो क्लास थी अपनी, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की थी और आज जो सॉल्यूशन की लास्ट क्लास है उसमें भी मैं थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज थ्योरेटिकल पहले लिखा हुआ है, राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। आपको ताप के प्रभाव के बारे में बताना है। किस पर ताप का प्रभाव बताना है? मोललता और मोलरता पर। ठीक है, तो ध्यान से सुने बच्चों। आपको मोललता यानी मोलैलिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी, मोललता का फॉर्मूला ये होता है स्मॉल w अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, और कैपिटल एम यानी मोलैरिटी यानी मोलरता का फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन v। यही होता है ना। तो ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर को चाहे आप राइज करें या डिक्रीज करें, यानी टेम्परेचर को, ताप को आप बढ़ाएं या ताप को आप कम करें, तो आपको ध्यान रखना है कि मास पर, द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। और मोललता में, मोलैलिटी में सारे ये भी मास है, ये भी मास है और ये भी मास है, तो टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। तो मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन मोलैरिटी, मोलरता का फॉर्मूला है स्मॉल w अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन वी। वी क्या है? वॉल्यूम। तो बेटा आपने अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ध्यान रखना आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो फॉर्मूले को देखिए, पदार्थ की जो मोलरता है, मोलैरिटी है, वो कम हो जाएगी। ये इफेक्ट आ गया। तो मोलैरिटी टेम्परेचर को राइज करने पर कम होती है और मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये पहला क्वेश्चन था, राइट डाउन अपनी कॉपी में करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स इन विंटर सीजन। व्हाई इथाइलिन ग्लाइकोल, why ethylene glycol is used in car radiators in winter season। इथाइलिन ग्लाइकोल को विंटर सीजन में कार रेडिएटर्स में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन ये। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा जैसे आप इथाइलिन ग्लाइकोल विंटर सीजन में आप कार रेडिएटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक बिंदु को डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। और जब हिमांक बिंदु कम हो जाएगा तो रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा, रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ग्लाइकोल है और वाटर है, इसका जो मिक्सचर बना वो एंटी फ्रीजेस मिक्सचर है, एंटी फ्रीज मिक्सचर है। और एंटी फ्रीज मिक्सचर जब आप बन जाता है कार रेडिएटर में, तो उस कंडीशन में कार रेडिएटर ब्रस्ट नहीं हो पाता है, यानी फटता नहीं है। हिंदी में सुन लें कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, और जब पानी का हिमांक बिंदु कार रेडिएटर में कम हो जाता है तो पानी फ्रीज नहीं होता है, नहीं जमता है। और जब पानी नहीं जमेगा तो कार रेडिएटर ब्रस्ट होने से बच जाएगा, फटने से बच जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जो ग्लाइकोल मिलाते हैं वाटर के साथ, जल के साथ, तो वो एक मिक्सचर बनता है जिसे प्रति जमाव मिश्रण कहते हैं, यानी एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर। जो ऐसा मिक्सचर बन जाता है जो जमता नहीं है, और जब पानी जमेगा नहीं तो कार रेडिएटर फटने से बच जाएगा। इसलिए विंटर सीजन में हम कार रेडिएटर्स में ग्लाइकोल का यूज करते हैं। समझ में आया? अब मेरा अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन मैंगो इज डिप्ड इन सॉल्टेड वाटर फॉर फ्यू आवर्स। क्या होता है जब आम को आप कुछ घंटों के लिए सॉल्टेड वाटर में डुबो कर रखते हैं? तो बेटा डेफिनेटली जब सॉल्टेड वाटर में आप मैंगो को डुबोएंगे तो उस कंडीशन में मैंगो श्रिंक हो जाएगा, आम सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? आम सिकुड़ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था किसी भी चीज को आप सॉल्टेड वाटर में, लवणीय जल में डालिए तो वो सिकुड़ जाएगी, और आसुत जल और डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो वो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। उसी के बेस पर एक ये क्वेश्चन था। मैंने 3 क्वेश्चन समझाए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं। तो बच्चों मेरा आज का पहला न्यूमेरिकल है
1.26 gram of protein is present in 0.2 liter aqueous solution at 300 Kelvin. Osmotic pressure of the solution is found 2.57 into 10 to power minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. आपको प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें? आपको क्या क्या गिवन है हिंदी में सुन ले पहले क्वेश्चन को कि 1.26 ग्राम प्रोटीन को 0.2 लीटर जलीय विलयन में मिलाया गया, यानी 1.26 ग्राम प्रोटीन 0.2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। और इस विलयन का जो परासरण दाब पाया गया वो है 2.57 गुणा 10⁻³ बार। आपको प्रोटीन का मोलर मास मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है? देखिए स्मॉल w 1.26 ग्राम, v 0.2 लीटर, t 300 केल्विन, पाई 2.57 गुणा 10⁻³ बार, r का मान आप जानते ही हैं 0.0821 atm लीटर पर केल्विन पर मोल, और ma प्रोटीन का जो मोलर द्रव्यमान है मोलर मास है वो कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला लगाता है ma = स्मॉल w अपॉन पाई इंटू v इंटू आर टी। ठीक है, स्मॉल w की वैल्यू 1.26, r की वैल्यू 0.0821, t की वैल्यू 300 केल्विन, पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और v की वैल्यू 0.2 लीटर। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58,970 ग्राम पर मोल। ये प्रोटीन का क्या है? मोलर मास है। समझ में आया बच्चों? अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करता हूँ आपसे। तो बच्चों मेरा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो ध्यान से पढ़िए। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severally contaminated with chloroform which is supposed to be a carcinogen. The level of contaminated was 15 ppm by mass. हिंदी में सुन ले, एक पानी पीने के पानी का सैंपल है जिसमें ये पाया गया कि इसमें क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। इसमें क्या उपस्थित है? क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। और क्लोरोफॉर्म एक कैंसरजन्य है। क्लोरोफॉर्म एक क्या है? कैंसरजन्य, यानी कैंसर उत्पन्न करता है। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाज 15 pm, यानी पानी में जो क्लोरोफॉर्म का लेवल है वो कितना है? 15 ppm, 15 ppm है, और बाई मास यानी ग्राम में है। इसमें ग्राम में। आपको ये सवाल करना और दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी आपको मास परसेंटेज निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। सेकंड, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपको वाटर सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है, मोलैलिटी। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करना, तो उसके लिए आपको वो सपोज करना होगा। तो देखिए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी 10⁻⁶ ग्राम, क्योंकि पीपीएम की बात चल रही है। किसकी? पीपीएम। तो पीपीएम तो 10⁻6 पे होता है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी 10⁻6 ग्राम। देन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या सॉल्यूट है, उसका कितना मास है? 15 ppm, यानी बाई मास है, तो 15 ग्राम। कितना लेंगे? 15 ग्राम। फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उसका फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला यही तो है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो जो मास परसेंट का फॉर्मूला है वो मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूट क्या है? क्लोरोफॉर्म। कितना मास है? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10⁻6 और इंटू 100।
तो आंसर आ गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴%। ये तो आ गया मास परसेंट। अब आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो बेटा मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट होना जरूरी है। यानी मोललता ज्ञात करने के लिए आपके पास विलायक का द्रव्यमान होना जरूरी है। और विलायक का द्रव्यमान कब आएगा? जब विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को घटा दें तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है? जल, तो 10⁻6 ग्राम, ये तो विलयन का द्रव्यमान है। और विलय का कितना है? 15 ग्राम। तो 10⁻6 ग्राम में से 15 ग्राम अगर माइनस करेंगे तो बेटा लगभग 10⁻6 ग्राम ही बच जाएगा, क्योंकि 10⁻6 ग्राम की तुलना के सामने जो 15 ग्राम है वो तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो लगभग 10⁻6 ग्राम मान सकते हैं। फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। तो स्मॉल w 15 ग्राम है और क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, वो होता है 119.5 गुणा 1000 अपॉन कैपिटल W कितना है? 10⁻6। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपकी जो मोलैलिटी का आंसर आता है वो है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपकी मोलैलिटी का आंसर आ जाता है। ये बेटा एनसीईआरटी की बुक का न्यूमेरिकल है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी आ जाएगी, उसमें न्यूमेरिकल एज इट इज मिलेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो बच्चों मेरा जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो ध्यान से पढ़िए। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severally contaminated with chloroform which is supposed to be a carcinogen. The level of contaminated was 15 ppm by mass. हिंदी में सुन ले। एक पानी, पीने के पानी का सैंपल है जिसमें ये पाया गया कि इसमें क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। इसमें क्या उपस्थित है? क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। और क्लोरोफॉर्म एक कैंसरजन्य है। क्लोरोफॉर्म एक क्या है? कैंसरजन्य, यानी कैंसर उत्पन्न करता है। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाज 15 pm, यानी पानी में जो क्लोरोफॉर्म का लेवल है वो कितना है? 15 ppm, 15 ppm है। और बाई मास यानी ग्राम में है। इसमें ग्राम में। आपको ये सवाल करना और दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी आपको मास परसेंटेज निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। सेकंड, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपको वाटर सैंपल में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करनी है, मोलैलिटी। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करना, तो उसके लिए आपको कुछ सपोज करना होगा। तो देखिए, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज टू बी 10⁻6 ग्राम, क्योंकि पीपीएम की बात चल रही है। किसकी? पीपीएम। तो पीपीएम तो 10⁻6 पे होता है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन टू बी 10⁻6 ग्राम। देन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या सॉल्यूट है, उसका कितना मास है? 15 ppm, यानी बाई मास है, तो 15 ग्राम। कितना लेंगे? 15 ग्राम। फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उसका फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला यही तो है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो जो मास परसेंट का फॉर्मूला है वो मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो सॉल्यूट क्या है? क्लोरोफॉर्म। कितना मास है? 15 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10⁻6 और इंटू 100, तो आंसर आ गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴%। ये तो आ गया मास परसेंट। अब आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो बेटा मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट होना जरूरी है। यानी मोललता ज्ञात करने के लिए आपके पास विलायक का द्रव्यमान होना जरूरी है। और विलायक का द्रव्यमान कब आएगा? जब विलयन के द्रव्यमान में से विलय के द्रव्यमान को घटा दें तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है? जल,
तो 10 की घात 6 ग्राम, ये तो विलयन का द्रव्यमान है, और विलय का कितना है 15 ग्राम। तो 10 की घात 6 ग्राम में से 15 ग्राम अगर माइनस करेंगे तो बेटा लगभग 10 की घात 6 ग्राम ही बच जाएगा, क्योंकि 10 की घात 6 ग्राम की तुलना के सामने जो 15 ग्राम है वो तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो लगभग 10 की घात 6 ग्राम मान सकते हैं। फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन ma इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। तो स्मॉल w 15 ग्राम है, और क्लोरोफॉर्म का जो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान है, वो होता है 119.5 गुणा 1000 अपॉन कैपिटल W कितना है 10 की घात 6। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आपकी जो मोलैलिटी का आंसर आता है वो है 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपकी मोलैलिटी का आंसर आ जाता है। ये बेटा एनसीईआरटी की बुक का न्यूमेरिकल है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर एनसीईआरटी आ जाएगी, उसमें न्यूमेरिकल एज इट इज मिलेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में आपसे बात करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों मेरा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कौन सा है, बोर्ड पे देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. समझे, कहने का मीन है आपको वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 12.3 किलोपास्कल, कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे। आपको इसके 1 मोलर, मोलर का मीन स्मॉल m, 1 मोलैलिटी है, यानी मोलैलिटी सॉल्यूशन की कितनी है 1। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसकी मोलैलिटी 1 है, और उसके लिए उसमें क्या मिला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो हिंदी में सुन ले, आपको जल का 300 केल्विन पर जो वाष्प दाब है वो 12.3 किलोपास्कल है, और एक अवाष्पशील विलय युक्त विलयन जिसकी मोललता 1 m है, 1 m है, उसका वाष्प दाब आपको ज्ञात करना है, यानी आपको पीएस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पीएस, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। और विलयन कैसा है, जिसकी मोललता 1 है, जिसकी मोललता 1 है, मोलैलिटी 1 है। तो आपको पीबी नोट दिया हुआ है, जल क्या है, विलायक, सॉल्वेंट, तो पीबी नोट कितना है 12.3 किलोपास्कल। आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, स्मॉल m गिवन है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीएस आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे वाटर लेना है जिसकी डेंसिटी 1000 ग्राम पर ml पर लीटर है, 1000 ग्राम पर लीटर है, ध्यान रखना। तो उसके लिए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो ग्राम कितना है 1000 ग्राम, डेंसिटी मैंने बोला है, और उसमें मोलर मास यानी मोलर द्रव्यमान का भाग दे दो, तो जल के मोलों की संख्या आ गई 55.5 मोल। फिर सॉल्यूट की मोल भिन्न, यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसकी मोल भिन्न ज्ञात करनी है, जिसका एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, स्मॉल m बटा स्मॉल m प्लस 55.5, ये फॉर्मूला है विलय की मोल भिन्न ज्ञात करने का। तो विलय मोलैलिटी आपको गिवन है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 55.5, तो आपका विलय की मोल भिन्न आ गई 0.0177 आ गई। फिर आपका एक फॉर्मूला है विलय की मोल भिन्न बराबर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू रिलेटिव लॉगरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक्स सॉल्यूट किसके बराबर है, यहाँ पर अपन एक्स से लिख सकते हैं, तो पीबी नॉट माइनस पीएस अपॉन पीबी नॉट होता है। पीबी नॉट की वैल्यू, सॉरी एक्स सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है 0.0177 बराबर पीबी नॉट कितना है 12.3 किलोपास्कल, पीएस कैलकुलेट करना है अपॉन पीबी नॉट है तो 12.3। इसको सोल्व करेंगे तो जो पीएस है विलयन का जो वाष्प दाब है वो आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल, 12.08 किलो पास्कल आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहा हूं। इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर, इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml and contains 92 ग्राम of Na plus ions,
per kilogram of water. Calculate the molality of Na plus ions in the lake. क्या हिंदी में सुन रहे हैं? आपको एक झील के पानी का जो घनत्व है वो 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है और उसमें 92 यानी 92 ग्राम Na प्लस आयंस प्रति 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है। तो आपको Na प्लस आयंस की समुद्र झील के पानी में मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मोललता। तो आपको गिवन क्या है? लेक वाटर की डेंसिटी कितनी? 1.25 ग्राम पर ml। आपको मास ऑफ Na प्लस गिवन है 92 ग्राम। आपको Na प्लस आयंस की मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, स्मॉल है। तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस आयंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 92/23, 92 गिवन है मास Na का, और Na का जो मोलर द्रव्यमान है, मोलर मास है, वो 23 होता है। तो Na प्लस के मोलों की संख्या आ जाएगी 4 मोल। आ गई। फिर मोलैलिटी ऑफ Na प्लस आयंस का फॉर्मूला क्या है? यानी Na प्लस आयंस की मोललता स्मॉल w अपॉन Ma इंटू 1 अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम। स्मॉल w कितना है? 92, Ma Na प्लस आयंस का 23 इंटू 1/1 किलोग्राम, क्योंकि पर किलोग्राम कैलकुलेट करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4 मोल प्रति किलोग्राम। इसको आप 4 स्मॉल m भी लिख सकते हैं। ये Na प्लस आयंस की मोललता आ गई बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल था। अब आप अगले न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो बेटा मेरा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ब्रैकेट में लिखा हुआ मोलर मास 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। तो कहने का मीन है बेटा कि आपको एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, को आप डिसॉल्व करते हैं 114 ग्राम ऑक्टेन में। तो जो सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के कंपेयर 80% रिड्यूस हो जाता है। सॉल्वेंट के कंपेयर 80%, सॉल्वेंट का 80% हो जाता है। सॉरी, आप देखो 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। 80% इसके वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो आपको क्या क्या गिवन है? आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना? Ma 40 ग्राम पर मोल। कैपिटल W आपको 114 ग्राम गिवन है। PS सॉल्यूशन का जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 114 ग्राम ऑक्टेन में रिड्यूस किया तो जो सॉल्यूशन का PS है वो 80% ऑफ PB0, यानी PB0 का 80%। PB0 क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, उसका 80% हो गया। तो 80/100 इंटू PB0, तो आपका आ गया 0.80 PB0। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। हिंदी में भी सुन लें कि आपने एक एवास्पिल विलय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है को 114 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया। तो जो विलयन का वेपर प्रेशर है, वो है विलायक के वेपर प्रेशर का 80% होता है। कितना हो गया? 80%। तो Ma 40 यानी मोलर मास, मोलर द्रव्यमान ऑफ सॉल्यूट विलय का जो मोलर द्रव्यमान है कितना है? 40 ग्राम पर मोल। विलायक का जो द्रव्यमान है वो 114 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट 114 ग्राम, 114 ग्राम। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 80% ऑफ PB0, यानी सॉल्वेंट का 80%। तो 80/100 इंटू PB0, तो आपका आ गया 0.80 PB0। फिर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने हैं। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास तो है ही नहीं। मोलर मास आपको 40 ग्राम पर मोल गिवन है, तो W सॉल्यूट अपॉन 40 लिख दें, ये मोल आ गए। फिर आपको ऑक्टेन जो सॉल्वेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के मोल कितने हैं? कितना ग्राम दिया हुआ है? 114 ग्राम। और ऑक्टेन का जो मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान, वो भी 114 ही होता है। तो 114/114 कितना आया? 1 मोल। फिर नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? PB0 माइनस PS अपॉन PB0, PB0 माइनस PS अपॉन PB0 इक्वल्स टू X सॉल्यूट, यानी विलय की मोल भिन्न किसके बराबर होती है?
वास्तव का अपेक्षित अवनमन के बाद। तो पी बी नॉट आपको नहीं पता, माइनस पी एस पता है 0.80 पी बी नॉट अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर एक्सोल्यूट, और एक्सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी अपॉन में क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए पी बी नॉट माइनस 0.80 पी बी नॉट अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन 40, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए अपॉन फिर सॉल्यूट के, तो डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन 40 प्लस सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल कितना है 1 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है। पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी कॉमन लेके, तो डब्ल्यू बी आपका जो आएगा वो 10 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 ग्राम। तो बेटा ये न्यूमेरिकल था मेरा, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स बेटा पसंद आए हो तो मैं कल एक आपको नई सीट व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की, उसको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। वो एज ए आपका यूनिट टेस्ट मान के चले, ऐसे मैंने सॉलिड स्टेट का भी दिया था, उसको भी आपने किया होगा। और अब सॉल्यूशन का करना है कि लास्ट क्लास की सॉल्यूशन की अब न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको सीट में से करने हैं, अदर न्यूमेरिकल्स। और आपको ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स के पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।